हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th के अंतर्गत जीव विज्ञान का चौथा अध्याय, जिसका नाम है प्राणी जगत। प्राणी जगत में हम लोगों ने स्टडी जारी रखा है, अध्ययन जारी रखा है कि जंतुओं के वर्गीकरण का मुख्य आधार अर्थात आधार क्या है, प्राणियों के वर्गीकरण का आधार क्या क्या है, जिसमें आप लोगों ने कोशिकीय संगठन स्तर पढ़ा था कि किन जंतुओं में किस प्रकार का और कोशिकीय संगठन स्तर पाया जाता है। और उसके बाद आप लोगों ने स्टडी किया था कि पाचन तंत्र के आधार पर जंतु दो प्रकार के थे, जिनमें अपूर्ण पाचन तंत्र पाया गया था, कुछ में पूर्ण पाचन तंत्र पाया गया था। उसके बाद आप लोगों ने देखा था कि जो परिसंचरण तंत्र होता है उसके आधार पर भी प्राणियों का वर्गीकरण किया गया था, जिसमें परिसंचरण तंत्र दो प्रकार के, खुला परिसंचरण तंत्र, एक बंद परिसंचरण तंत्र। इसके बाद आप लोगों ने स्टडी किया था कि सममिति के आधार पर जो प्राणी होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोगों ने पिछले वीडियो में स्टडी किया था इसके बारे में कि सममिति के आधार पर प्राणी तीन प्रकार के होते हैं, एक असम्मित प्राणी, एक होते हैं अरीय सम्मित प्राणी, और तीसरा है द्विपार्श्व सम्मित प्राणी। ये सब आप लोगों ने अभी तक स्टडी कर लिया है। आज के वीडियो में पढ़ेंगे कि जो अगला जो वर्गीकरण का आधार, मुख्य आधार क्या है, वह है भ्रूण के स्तर। भ्रूण के स्तर पर जो प्राणी होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं द्विकोरिक और दूसरे होते हैं त्रिकोरिक प्राणी। अर्थात हम आगे पढ़ेंगे द्विकोरिक व त्रिकोरिक संगठन। हेडिंग रहेगी हमारी आज की द्विकोरिक एवं त्रिकोरिक संगठन। तो आप लोगों ने यहाँ अगला वर्गीकरण आधार में देखा है कि द्विकोरिक एवं त्रिकोरिक संगठन क्या होता है, अर्थात डिप्लोप्लास्टिक एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। आज के वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं। तो इसमें याद रखेंगे स्टूडेंट्स, भ्रूणीय स्तर के संगठन आता है। इसमें हमने आपको जस्ट बताया था कि भ्रूण के स्तर के आधार पर द्विकोरिक और त्रिकोरिक में बांटा गया प्राणियों को। तो इसमें हेडिंग आप लोग डालेंगे द्विकोरिक एवं त्रिकोरिक संगठन में आता है भ्रूणीय स्तर के संगठन। भ्रूणीय स्तर के संगठन। भ्रूणीय स्तर के संगठन याद रखेंगे। अब आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक का आधार क्या है, मतलब जंतुओं के वर्गीकरण में इनका मुख्य आधार क्या है, क्यों इनको आधार माना गया है। याद रखेंगे। पहले मानव में लेते हैं कि मानव में भ्रूण का विकास कैसे होता है और कैसे भ्रूण के 3 स्तर पाए जाते हैं। इसको थोड़ा हम जानना आपको बता दें
तो जो मानव का जो भ्रूण होता है कैसे पहले बनता है, याद रखेंगे जनन, आप लोग जानते हैं कि जब जनन की क्रिया होती है तो जनन की क्रिया में नर अर्थात पुरुष जो जनक होते हैं, नर अर्थात पुरुष, लिख सकते हैं पुरुष, मादा अर्थात स्त्री, स्त्री, पुरुष और मादा स्त्री से युग्मकों का निर्माण होता है। जनन में नर से अर्थात पुरुष से नर युग्मक और मादा से अर्थात स्त्री से मादा युग्मक। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट आपको बता दें कि मानव में कैसी प्रक्रियाएं होती हैं। तो यहाँ पर युग्मक बनेंगे, युग्मक गैमीट्स का निर्माण होगा। एक चीज और याद रखेंगे, जैसे गैमीट्स का युग्मक का निर्माण होता है तो नर से नर युग्मक और मादा से मादा युग्मक अर्थात कहीं भी लैंगिक जनन में, यहां लैंगिक जनन की बात हो रही है, लैंगिक जनन की बात हो रही है, कहीं भी लैंगिक जनन में नर से नर युग्मक और मादा से मादा युग्मक बनेंगे तो उनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, मियोसिस होगा। तो यहां पर आप लोग देखेंगे कि कैसे नर से नर युग्मक बन रहे हैं। तो नर से नर युग्मक बनेंगे तो हमने आपको बताया कि मियोसिस होगा अर्थात अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन। और मादा से भी मादा युग्मक बनेंगे तो यहां भी क्या होगा स्टूडेंट्स, अर्धसूत्री विभाजन होगा। ये याद रखेंगे कहीं भी लैंगिक जनन की प्रक्रियाएं होती हैं, लैंगिक जनन की प्रक्रियाओं में ये सारी कंडीशंस आती हैं, आपको याद रखना है। तो युग्मक क्या बनेंगे, तो नर युग्मक बनेंगे, यहां पर नर युग्मक, मेल गैमीट बनेगा नर से नर युग्मक, जो कि ये अगुणित होते हैं, द्विगुणित होते हैं। जैसे मानव में देखा जाए तो मानव में पुरुष के अंतर्गत जो गुणसूत्र होते हैं 46 होते हैं, 23 जोड़ी, जबकि युग्मक में कितने हो जाते हैं, मात्र 23 हो जाते हैं, अगुणित हो जाते हैं। उस तरह मादा युग्मक में भी 23 हो जाते हैं। तो यहाँ पर नर युग्मक को पुरुष में क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं, ये भी याद रखेंगे। शुक्राणु मानव में पुरुष के नर युग्मक हैं, जबकि मादा युग्मक यहां बनेंगे, मादा में मादा युग्मक, मादा युग्मक जिसको ओवम कहा जाता है, अंडाणु कहा जाता है, हिंदी में अंडाणु, इंग्लिश में ओवम। इसको शुक्राणु को स्पर्म और हिंदी में शुक्राणु बोला जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, निषेचन की जब युग्मक बन जाते हैं अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप, तो यहाँ पर निषेचन की घटनाएं होती हैं, ये भी याद रखेंगे, निषेचन की घटना। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि निषेचन कहते किसे हैं, तो शुक्राणु का अंडाणु से संलयन होना, संयुग्मन होना, निषेचित होना निषेचन कहलाता है। अर्थात यहां से शुक्राणु और यहां से अंडाणु आपस में संलयन होंगे, इस घटना को निषेचन कहते हैं। और किसका निर्माण होगा, युग्मनज का, युग्मनज, जाइगोट का निर्माण होगा, जाइगोट का निर्माण होगा स्टूडेंट्स, जाइगोट बनेगा यहाँ पर। तो आप लोगों ने देखा निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है, अर्थात शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन अर्थात संलयन होता है, उस घटना को निषेचन कहते हैं। युग्मनज बनता है तो यहाँ पर आपको बता दें, थोड़ा पुरुष को ले लेते, तो पुरुष में होते हैं 46 क्रोमोसोम्स, स्त्री में भी होते हैं 46 अर्थात 23 जोड़ी होते हैं। और अर्धसूत्री विभाजन के होने के बाद यहाँ शुक्राणु में मात्र 23 हो जाते हैं और अंडाणु में भी मात्र 23 हो जाते हैं गुणसूत्र। जबकि निषेचन की घटना होती है तो 23 इधर से आए और 23 इधर से आए, युग्मनज में कितने हो गए भाई, हो गए आपके 46, 23 इधर से आए 23 इधर से, गुणसूत्र की संख्या 46। और फिर युग्मनज विकसित हो जाता है स्टूडेंट्स, किसमें, युग्मनज विकसित हो जाता है भ्रूण में, भ्रूण में जिसको एम्ब्रियो कहते हैं, एम्ब्रियो, भ्रूण में विकसित हो जाता है। और भ्रूण जब मां के गर्भ में, वह शिशु जब तक जन्म नहीं लेता है, मां के गर्भ से बाहर नहीं आता तब तक वह भ्रूण ही कहलाता है, ये याद रखेंगे। जब तक वह शिशु मां के गर्भ में रहता है तब तक उसको भ्रूण कहते हैं। तो वह भ्रूण का निर्माण मां के गर्भ में धीरे धीरे विभिन्न प्रकार के अंगों का
होने लगता है। और भ्रूण जैसे डेवलप हो जाता है, विकसित हो जाता है, तो एक शिशु का निर्माण होता है। अब यहाँ पर हम क्या कहेंगे, शिशु, नए शिशु का निर्माण होता है या नई संतान का यहाँ पर उत्पन्न होता है या निर्माण होता है। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर कि नर से नर युग्मक, मादा से मादा युग्मक बनने के बाद दोनों का निषेचन हुआ, युग्मनज बना, युग्मनज से भ्रूण बना, अब भ्रूण से शिशु का निर्माण हुआ। थोड़ा आपको हम लिए चलते हैं कि ह्यूमन में ये प्रक्रिया कैसे होती है, मानव के अंतर्गत यह भ्रूण का निर्माण कैसे होता है, युग्मनज कैसे बनता है और ये घटनाएं कहाँ होती है। तो आपको थोड़ा उस प्रोसेस को समझना पड़ेगा कि ये सारी प्रक्रियाएं आखिर मानव के अंतर्गत, ह्यूमन के अंतर्गत होती कहाँ है। याद रखेंगे, इसको जानने के लिए आपको मादा जनन अंग का चित्र बताएंगे कि मादा जनन अंग के चित्र स्ट्रक्चर में ये घटनाएं कहाँ होती है। तो यहाँ पर मादा जनन अंग का थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मादा जनन अंग, मादा जनन अंग तंत्र। अब देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम में ये घटनाएं कहाँ कहाँ होती है, कैसे होती है, एक शिशु का निर्माण कैसे होता है, थोड़ा इसको समझेंगे आप लोग। तो यहाँ मादा जनन अंग का चित्र हम बना रहे हैं आपके सामने। हाँ, लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट होंगे क्लास 12 के, उनके लिए फायदे, क्योंकि मादा जनन अंग के स्ट्रक्चर ही एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं 4 नंबर के। तो यहाँ पर उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये हो गए मादा जनन अंग, इसके बारे में डिटेल से हम बताएंगे, विभिन्न अंगों के नाम याद रखेंगे। ये एक मादा जनन अंग का स्ट्रक्चर रहा। हम इसको डिफाइन करना चाहते हैं कि ये घटनाएं कैसे होती हैं इस मादा के अंतर्गत, स्त्री के जनन अंग के अंतर्गत। ये निषेचन कहाँ होता है, युग्मनज कहाँ बनता है, भ्रूण कहाँ बनता है, शिशु का निर्माण कैसे होता है, याद रखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहां से, जो पुरुष के अंतर्गत शुक्राणु बनते हैं, तो शुक्राणु पुरुष के अंतर्गत वृषण में बनते हैं, वृषण टेस्टिस जिसको कहा जाता है। तो इन स्त्री और पुरुष के अंतर्गत अर्थात पति और पत्नी के बीच में जब वीर्य सेचन की क्रिया होती है, अर्थात पुरुष के जो स्पर्म होते हैं, शुक्राणु होते हैं, वो स्त्री के योनि मार्ग द्वारा, ये गर्भाशय है, योनि है, ये हो गए योनि जिसको वेजाइना कहा जाता है, और ये हो गए गर्भाशय, गर्भाशय जिसको यूटेरस कहते हैं। ये हो गए अंडाशय, अंडाशय एक जोड़ी होते हैं, आपको पता है अंडाशय, एक इधर भी एक इधर भी है। ये अंडवाहिनी है, ये भी एक जोड़ी होती है, अंडवाहिनी, अंडवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब जिसको कहते हैं। याद रखेंगे इसमें अंडाणु बनते हैं। एक महीने में ये 28 दिन का चक्र चलता है। 28 दिन के बाद जब अंडा नष्ट हो जाता है तो यह रुधिर के साथ योनि मार्ग से बाहर आता है। इसको कहते हैं मासिक चक्र, मासिक धर्म, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोला जाता है। लेकिन जब इसमें अंडाणु नष्ट हो जाता है, क्षय हो जाता है और योनि मार्ग से बाहर आ जाता है, तो दूसरे अंडाशय में अंडाणु का निर्माण शुरू हो जाता है। तो याद रखेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल लगभग 2 से 5 दिनों तक या 6 दिनों तक अधिकतर चलती है। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जैसे ही खत्म होती है, उसके बाद अंडाशय में, दूसरे अंडाशय में अंडाणु का निर्माण शुरू हो जाता है। ये क्रिया हमेशा चलती रहती है स्त्रियों के अंतर्गत। इसमें बहुत सारी प्रोसेस है, जब आप लोग सेकेंड ईयर में 12th में पढ़ेंगे तो वहां आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर शुक्राणु और अंडाणु कैसे निषेचित होते हैं और युग्मनज का निर्माण कैसे होता है। तो हमने बताया एक क्रिया होती है वीर्य सेचन, वीर्य सेचन जिसको कहा जाता है इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन या वीर्य सेचन क्या है?
तो वह घटना, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पुरुष के शुक्राणु स्त्री के कहा जाते हैं भाई, गर्भाशय में पहुंचते हैं। किस मार्ग द्वारा? योनि मार्ग द्वारा। तो यहां पर ढेर सारे शुक्राणु योनि मार्ग द्वारा स्त्री के गर्भाशय में एंट्री करते हैं, पहुंचते हैं। लगभग माना जाता है कि 15 से 20 करोड़ शुक्राणु एक बार के वीर्य सेचन के दौरान वीर्य में शुक्राणु योनि मार्ग द्वारा गर्भाशय में पहुंचते हैं। ये हो गए शुक्राणु, अर्थात वीर्य सेचन की घटना के बाद ये शुक्राणु कहां पहुंच गए भाई? पहुंच गए गर्भाशय में, स्त्री के गर्भाशय में। यहां पर जो ईग होता है, अंडा होता है, वह वीर्य सेचन जैसे ही होता है उसके तुरंत बाद यहां से निकलकर यहां जाकर वेट करता है, इससे आगे नहीं जा सकता। यह अंडा वीर्य सेचन मतलब योनि मार्ग में वीर्य सेचन हो जाता है, अर्थात यह शुक्राणु जैसे ही योनि मार्ग में पहुंच जाते हैं और गर्भाशय में चले जाते हैं योनि मार्ग द्वारा, तो यह अंडा भी यहां से निकलकर इस जगह में पहुंच जाता है। इसको कहते हैं इम्पुलरी इस्थेमस जंक्शन, तुम्बिका संकीर्णन पथ बोला जाता है। इस भाग में इसको तुम्बिका है, ये संकीर्णन है, भागों के नाम है। इस जगह में, इस जगह से आगे अंडाणु नहीं जाता है, मादा युग्मक है, इसको कहते हैं अंडाणु। अंडाणु जिसको मादा युग्मक आप कह सकते हैं, फीमेल गैमेट। अब आप लोग देखेंगे मादा युग्मक यहां पर जाकर वेट कर रहा है शुक्राणु का। लगभग माना जाता है कि अधिकतम 72 घंटे में यह शुक्राणु कहां पहुंच जाते हैं? अंडाणु से निषेचित हो जाता है। आपको बता दें कि सबसे पहली बार मतलब जो सबसे फास्ट रूप में जाता है, तेज रूप में जाता है, वही अंडे से निषेचित हो पाता है। बाकी के शुक्राणु कुछ इधर गए, कुछ इधर गए, कुछ यहीं पर, जो आप लोग 15 से 20 करोड़ समझ रहे हैं, वो अधिकतर गर्भाशय में योनि मार्ग में नष्ट हो जाते हैं। मात्र एक ही शुक्राणु जाकर अंडाणु से निषेचित होता है और बनाता है स्टूडेंट्स क्या? युग्मनज। निषेचन की घटना यहां हो रही है फैलोपियन ट्यूब में, अंडवाहिनी में। तो पूछा जाता है कि निषेचन की घटना कहां होती है? मादा के अंतर्गत, स्त्री के अंतर्गत, फैलोपियन ट्यूब में। तो फैलोपियन ट्यूब में कहां होती है, यदि ये आपसे पूछा जाए तो याद रखेंगे, इसको बोला जाता है तुम्बिका। इसको बोला जाता है तुम्बिका, ये मुड़ा हुआ भाग तुम्बिका। इसको बोला जाता है संकीर्णन पथ। संकीर्णन पथ। अब आप लोग बताइए कि ये तुम्बिका हो गया और ये हो गया संकीर्णन पथ हो गया, दोनों का जो मध्य का स्थान होता है इसको बोला जाता है एम्पुलरी इस्थेमस जंक्शन। एम्पुलरी इस्थेमस जंक्शन, तुम्बिका संकीर्णन पथ, इसको बोला जाता है, मिक्स करके बोला जाता है, क्योंकि दोनों के मध्य का भाग होता है, यहां निषेचन की घटना होती है। ऐसे आपसे साधारण रूप में कोई पूछे तो ये अंडवाहिनी में निषेचन की घटना होती है, लेकिन ये कई बार कॉम्पिटिटिव लेवल पर पूछा जाता है कि अंडवाहिनी में किस स्थान में होता है, क्योंकि 3-4 स्थान है इसके अंडवाहिनी के। ये हो गया कौन? इस भाग को कहते हैं कीपक, झालर, इसको कहते हैं झालर। जो अंगुलीनुमा संरचना इसको कहते हैं झालर, और ये हाथ की तरह संरचना जो दिख रहे हैं इसको कहते हैं कीपक, और इसको घुमावदार संरचना को कहते हैं तुम्बिका, और इसको कहते हैं संकीर्णन पथ। यदि आपसे पूछा जाए कि निषेचन की घटना अंडवाहिनी में किस स्थान पर होती है, तो यह स्थान याद रखना, इसी को कहा जाता है एम्पुलरी इस्थेमस जंक्शन। जब निषेचन की घटना हो जाती है तो यहां से युग्मनज का निर्माण हो जाता है, नर और मादा युग्मक निषेचित हो जाता है, युग्मनज का निर्माण हो गया। अब युग्मनज में 24 घंटे बाद क्या हो? विदलन क्रिया होने लगती है, जिसको हम लोग समसूत्री विभाजन भी कह सकते हैं। अर्थात यह युग्मनज में जो एक कोशिका हो गई, युग्मनज नर और मादा युग्मक के मिलने से जो कोशिका हो गई, कितना 46 गुणसूत्र वाली, इसमें अब विदलन क्रिया होती है। तो सबसे पहले इस युग्मनज में 2 कोशिकाएं बनती हैं, 1-2 बनती हैं। 24 घंटे बाद 2 कोशिका बनती है, फिर बनेंगी। जैसे जैसे
विदलन की क्रिया होगी वैसे वैसे कोशिकाएं बनना शुरू हो जाएंगी। तो पहले 2 बनेंगी, इसके बाद 4 बनेंगी, हम लिख देते हैं, इसके बाद 8 बनेंगी, 8 बनेंगी, इसके बाद 16 बनेंगी, इसके बाद 16 दूना के 32 बनेंगी, इसके बाद 64 बनेंगी। याद रखेंगे ये 24 घंटे बाद यह क्रिया जारी रहती है, मतलब विदलन की क्रिया। इसको विदलन कहते हैं, इसको हटा देते हैं, विदलन कहते हैं। यहां पर विदलन की क्रिया हो रही है जिसको क्लीवेज बोला जाता है, विदलन, मतलब इसको समसूत्री विभाजन हम लोग साधारण रूप में कहते हैं। विदलन की क्रिया हो रही है और क्या बन रहे इन कोशिकाओं को ब्लास्टोमियर भी कहते हैं। हिंदी में ब्लास्टोमियर, सॉरी इंग्लिश में ब्लास्टोमियर और हिंदी में कहते हैं कोरक खंड या कोरक तंतु। कोरक खंड बोला जाता है, इसको कहते हैं ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोमियर। तो यहां पर आप लोगों ने देखा कि ब्लास्टोमियर बनते जा रहे हैं, जिन कोशिकाओं का नाम ले रहे हैं उनका नाम है ब्लास्टोमियर। तो यहाँ पर 2 ब्लास्टोमियर, 4 ब्लास्टोमियर, 8, 16, 32, 64 ऐसे ये क्रिया जारी रहती है। मतलब 8 से 16 की कंडीशन में यह गर्भाशय में पहुंच जाता है और इसको हम लोग क्या कहने लगते हैं, भ्रूण। जब ब्लास्टोमियर की संख्या 8 से 16 होती है तब इसको हम लोग भ्रूण कहते हैं। और भ्रूण कहाँ आ गया है, गर्भाशय में, गर्भाशय में आ गया है। अब यहां पर भी विदलन की क्रिया जारी रहेगी और जैसे ही 64, 32 से 64, इसको भी हटा देते हैं, कोशिकाओं की संख्या इसके अंतर्गत हो जाएगी। यहां पर जैसे ही 64 हो जाएगी भ्रूण के अंतर्गत किसके, ब्लास्टोमियर की संख्या, तो यहां पर आरबीसी की सेल्स होती है, पतली पतली झिल्लियां होती है इस गर्भाशय के लेयर में। तो गर्भाशय के 3 लेयर, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एक्सोमेट्रियम, मतलब 3 लेयर होती हैं। तो एंडोमेट्रियन लाइनिंग पर इस गर्भाशय में जो आया भ्रूण है, इसको जो इस गर्भाशय की आंतरिक दीवारों की आरबीसी सेल्स होती है, इसको ऐसे कवर कर लेती हैं, ऐसे। अर्थात यहां पर 64 ब्लास्टोमियर की स्टेज में जब भ्रूण होता है तो इस गर्भाशय की दीवारों में इसका प्रत्यारोपण हो जाता है, प्रत्यारोपण हो जाता है। और यह क्रिया जारी रहती है 64 से 128, 128 से 256, 256 से आपके हो जाएंगे 512, 512 से 1024। ऐसे ही इस भ्रूण के अंतर्गत अब कोशिकाओं का विदलन जारी रहता है और एक कोशिकाओं का समूह, यहाँ अब इसको बाहर निकाल लेते हैं, अब इसके अंतर्गत कोशिकाओं का एक समूह बन जाता है भ्रूण के अंतर्गत। अब इसको हम यहां दिखा रहे हैं। अब भ्रूण के अंतर्गत, प्रत्यारोपित भ्रूण के अंतर्गत कोशिकाओं का एक बहुत बड़ा समूह बन जाता है, लगभग 1 सप्ताह से लेके लगभग 7 से 10 दिनों के अंतर्गत। और जैसे ही कोशिकाओं का समूह बन जाता है तो इसके 3 स्तर बन जाते हैं, 3 स्तर देखेंगे, हम आपको बता देते हैं 3 स्तर। यहां पर कोशिकाएं मिलकर भ्रूण के 3 स्तरों का निर्माण करती हैं। ये एक स्तर हो गए स्टूडेंट्स, इसको कवरिंग कर देते हैं जानने के लिए, नहीं तो फिर पता नहीं चलेगा। एक लेयर हो गई, दूसरी लेयर बना देते हैं। ध्यान से देखेंगे, समझेंगे आप लोग, क्योंकि आप लोगों को भी बनाना ये सब आना चाहिए, आपको भी बनाना है।
दूसरी लेयर को भी कवर कर देते हैं। तो इस तरह आप लोगों ने देखा कि इस भ्रूण का जो प्रत्यारोपित भ्रूण है, जो गर्भाशय में प्रत्यारोपित भ्रूण है, इसके 3 स्तर बन जाते हैं। कोशिकाएं मिलकर 3 स्तरों का निर्माण कर देती हैं। इसको बोला जाता है, नाम याद रखेंगे, क्या क्या बोला जाता है? बाह्य त्वचा। सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? बाह्य त्वचा। और इंग्लिश में आप लोग जानेंगे तो इसको कहा जाता है एक्टोडर्म। एक्टोडर्म, एक्टोडर्म हो गया। ये हो गया मध्य त्वचा, मध्य त्वचा। इसको बोला जाता है मेसोडर्म, मेसोडर्म। और इसको बोला जाता है अंतः त्वचा, अंतः त्वचा। इसको कहा जाता है एंडोडर्म, एंडोडर्म। तो यहां पर आप लोगों ने देखा कि प्रत्यारोपित भ्रूण के अंतर्गत 3 स्तर बन जाते हैं। कोशिकाएं मिलकर भ्रूण के 3 स्तरों का निर्माण करती है, बाह्य त्वचा, मध्य त्वचा और अंतः त्वचा। अब इसको आप लोग जानेंगे कि 3 स्तरों से ये पूरे ह्यूमन के, पूरे एक मानव के शारीरिक संरचना का विकास होता है। ये किस भाग से किस अंग का निर्माण होगा, ये सब निश्चित है। आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, क्लास 12 के अंदर पढ़ेंगे किस भाग से किस अंग का निर्माण होता है। लेकिन हमको पढ़ना है कि द्विकोरिक और त्रिकोरिक प्राणी किसे कहते हैं। तो ऐसे प्राणी, अब देखेंगे, अब यहां से इनका डेफिनेशन क्लियर हो रहा है। ऐसे प्राणी जिनके भ्रूण के 3 स्तर पाए जाते हैं, ऐसे प्राणी जिनके भ्रूण के 3 स्तर पाए जाते हैं, उनको त्रिकोरिक प्राणी कहते हैं। क्लियर? ऐसे प्राणी जिनके भ्रूण में 3 स्तर पाए जाते हैं, बाह्य त्वचा, मध्य त्वचा और अंतः त्वचा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ऐसे प्राणियों को त्रिकोरिक प्राणी कहते हैं। क्लियर हुआ? अब याद रखेंगे, ये त्रिकोरिक का एग्जाम्पल आप लोग लिख लेंगे। ये त्रिकोरिक का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आप लोग लिख लेंगे। त्रिकोरिक का एग्जाम्पल कौन कौन है तो याद रखेंगे बच्चों, संघ प्लेटीहेलमिन्थेस से लेकर, अर्थात चौथे संघ से लेकर पूरे 11वें संघ तक लिख सकते हैं। संघ प्लेटीहेलमिन्थेस, संघ प्लेटीहेलमिन्थेस से कार्डेटा संघ के प्राणी तक, कार्डेटा संघ के प्राणी में क्या पाया जाता है तो भ्रूण के 3 स्तर पाए जाते हैं। संघ का प्लेटीहेलमिन्थेस से कार्डेटा संघ के प्राणी में भ्रूण के 3 स्तर पाए जाते हैं। तो प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्केहेलमिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकार्डेटा, इकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा, इन सब में त्रिकोरिक प्राणी होते हैं, अर्थात भ्रूण के 3 स्तर पाए जाते हैं। अब देखेंगे थोड़ा द्विकोरिक प्राणी किसे कहते हैं और द्विकोरिक भ्रूण के संगठन क्या होता है भाई। तो ऐसे प्राणी जिनके भ्रूण के 2 ही स्तर पाए जाए, यहाँ 3 स्तर देख रहे हैं, सिर्फ 2 ही स्तर, कौन कौन? सिर्फ ये पाया जाए बाह्य त्वचा और अंतः त्वचा, मध्य त्वचा 9 पाए जाए। ऐसे प्राणी जिनके भ्रूण में कितने स्तर पाए जाए? बाह्य त्वचा और अंतः त्वचा, एक्टोडर्म और एंडोडर्म पाया जाए, मध्य त्वचा 9 पाई जाए, अर्थात भ्रूण के 2 ही स्तर प्राप्त हो देखने को मिलते हैं, उनको द्विकोरिक प्राणी कहते हैं। एग्जाम्पल में आप लोग लिख लेंगे कि जो द्विकोरिक प्राणी होते हैं वो पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा के होते हैं, अर्थात पहले संघ के और दूसरे संघ के प्राणी क्या हैं तो द्विकोरिक होते हैं, अर्थात भ्रूण के 2 ही स्तर पाए जाते हैं। इनके बारे में आप लोग नोट कर लेंगे, आप लोग चित्र यहां से डिफाइन कर लेंगे, बना लेंगे। ये त्रिकोरिक प्राणियों का भ्रूण के 3 स्तर हैं और द्विकोरिक में 2 ही स्तर बनाएंगे।
एक बाह्य स्तर, एक अंतः स्तर। तो आप लोग लिखेंगे इसमें हेडिंग डालेंगे द्विकोरिक और त्रिकोरिक संगठन। भ्रूणीय स्तर के संगठन में आप लोगों ने हेडिंग डाला ही है द्विकोरिक एवं त्रिकोरिक संगठन। और लिखेंगे इसमें पहला द्विकोरिक प्राणी, द्विकोरिक प्राणी, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। अब इसमें आप लोगों को इतना बता दिए कि अपने मन से भी आप लोग नोट कर सकते हैं कि ऐसे प्राणी जिनके भ्रूण में दो ही स्तर पाए जाए, लिख लेंगे वे प्राणी जिनके भ्रूण में लिखेंगे भ्रूण में दो स्तर और कोष्ठ में लिख सकते हैं बाह्य त्वचा एक्टोडर्म व अंतः त्वचा एंडोडर्म बाह्य त्वचा एक्टोडर्म व अंतः त्वचा एंडोडर्म पाई जाती है। उन्हें द्विकोरिक प्राणी कहते हैं। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर कि वे प्राणी जिनके भ्रूण में दो स्तर बाह्य त्वचा तथा अंतः त्वचा पाई जाती है उन्हें द्विकोरिक प्राणी कहते हैं। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं आप लोग, एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे तो संघ पोरीफेरा व सिलेंट्रेटा को निडेरिया भी कहा जाता है, आपको पता है सिलेंट्रेटा। इस संघ के जो प्राणी होते हैं उनके भ्रूणीय स्तर में दो ही स्तर होते हैं, बाह्य और अंतः। और एग्जाम्पल भी आप लोगों ने यहाँ पर लिख लिया है पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा। दूसरा हेडिंग आप लोग बनाएंगे त्रिकोरिक प्राणी, ये आपकी किताब में एनसीईआरटी किताब में सब स्ट्रक्चर दिया हुआ है, भ्रूण के जो स्तर बनाए थे वहां से आप लोग बना लेंगे। त्रिकोरिक प्राणी, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। इसमें भी आपको हमने जस्ट सब ओके कर दिया है, क्लियर कर दिया है, आपको बस नोटेट करना है। इसमें लिख लेंगे कि ऐसे प्राणी जिनके भ्रूण में 3 स्तर पाया जाए, विकसित भ्रूण के 3 स्तर पाया जाए। तो लिखेंगे ऐसे प्राणी जिनके
विकसित भ्रूण के विकसित भ्रूण के विकसित भ्रूण के 3 स्तर पाए जाते हैं। 3 स्तर, 3 स्तर, बाह्य त्वचा, मध्य त्वचा, और अंतः त्वचा, पाई जाती है। उन्हें त्रिकोरिक प्राणी कहते हैं। त्रिकोरिक प्राणी कहते हैं। तो त्रिकोरिक प्राणी आपको क्लियर हो गया। इसका एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लेंगे। एग्जाम्पल कौन कौन हो जाएंगे? तो संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कार्डेटा संघ तक के प्राणी। तो यहाँ पर याद रखेंगे प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्कीहेल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा, हेमिकार्डेटा और प्रोटोकार्डेटा सब आएंगे। सब में त्रिकोरिक संगठन पाया जाता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। एग्जाम्पल आप लोगों से एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मेडिकल के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि ऐसे प्राणी को चुनिए, निम्न में से ऐसे प्राणी हैं जिनमें भ्रूण के 3 स्तर पाए जाते हैं। ऐसे पूछ देगा कि त्रिकोरिक प्राणी है, निम्न में से त्रिकोरिक प्राणी है। तो याद रखेंगे। तो इनमें से यदि आपके सामने आ जाए, प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कार्डेटा के बीच में कोई प्राणी आ जाए तो उनका नाम आप लोग याद रखेंगे। अब द्विकोरिक प्राणी है तो द्विकोरिक में 2 को याद रखेंगे भाई, पोरीफेरा के सदस्य और सिलेंट्रेटा के। तो ये आपको इसके बारे में डिटेल पढ़ाएंगे, कौन कौन से प्राणी आते हैं। जब आप लोग पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा संघों के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। अभी आप लोग वर्गीकरण के आधार पढ़ रहे हैं कि किस आधार पर वर्गीकरण किया गया था। तो ये रहा स्टूडेंट किसके बारे में? तो डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक अर्थात द्विकोरिक और त्रिकोरिक प्राणियों के बारे में रहा। आगे हम पढ़ेंगे कि प्रगुहा क्या होता है। ये भी एक वर्गीकरण का मुख्य आधार माना जाता है। तो हेडिंग डालेंगे प्रगुहा। वर्गीकरण का अगला आधार है स्टूडेंट्स प्रगुहा। अब प्रगुहा क्या होती है, कहाँ पाई जाती है, अब इसको आप लोग जानेंगे। जब तक आप लोग नहीं पढ़े तो नहीं जानते हैं, बहुत टफ लग रहा है। लेकिन जब आप लोग उसके बारे में जान लगेंगे इतना इजी है, बताइए। खाली न जानने में, न अध्ययन करने में आप लोगों के लिए टफ लग रहा होगा। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे प्रगुहा। प्रगुहा जिसको हम लोग इंग्लिश में सिलोम कहते हैं। सिलोम। अब प्रगुहा क्या होता है, इसका विकास किससे होता है, तो याद रखेंगे इनके बारे में जानने से पहले। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि प्रगुहा आखिर कहते किसे हैं। तो यहाँ पर आप आहार नाल को ले लेते हैं। हमको ज्यादा ह्यूमन का स्ट्रक्चर नहीं बनाना है यहाँ पर।
यहाँ पर आपको दिखाना है कि यहाँ से आहार नाल निकली होती है, यहाँ से आहार नाल निकली होती है। देखेंगे आहार नाल निकली होती है और कहाँ से कहाँ तक होती है ये भी आप लोग याद रखेंगे। ये हो गया आमाशय, ये हो गया आपका ग्रास नली, ये हो गया माउथ कैविटी, माउथ गुहा, मुख गुहा, और ये आपका हो गया बड़ी आंत, ये क्लास 10th में आपको विस्तार से पढ़ाया गया होगा, याद रखेंगे। ये छोटी आंत देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये आकर यहीं पर ज्वाइंट हो जाती है, मिल जाती है, यहाँ से मिल जाती है और यहाँ आकर फिर ओपन हो जाती है। तो पहले हम बड़ी आंत को यहाँ डिस्क्राइब कर लेते हैं। आपको ये नहीं पढ़ना है लेकिन फिर भी रिलेटेड है तो थोड़ा हिंट दे देते हैं आपको। ये यहाँ से आपकी जो आंत आती है, छोटी आंत आकर इसमें इसे मिल जाती है ऐसे। इसी में बहुत लंबी होती है, यहाँ पर वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होता है, ऐसे एक संरचना होती है। हाँ याद रखेंगे, आहार नाल कहाँ से स्टार्ट होती है, मुख से लेकर ये गुदा है, गुदा द्वार, गुदा द्वार है। ये छोटी आंत हो गई, छोटी आंत, छोटी आंत हो गई। ये बड़ी आंत हो गई, बड़ी आंत। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हो गया आपका आमाशय, आमाशय जिसको स्टोमक बोला जाता है। याद रखेंगे ये आपका हो गया फूड पाइप जिसको कहा जाता है ग्रास नली। तो याद रखेंगे, हमको इतना डीप में आपको इधर नहीं ले जाना है, आपको यहीं तक आपको रुकना है, यहां से यहां तक। याद रखेंगे, ये जो देख रहे हैं ये देह भित्ति है, इधर शरीर भित्ति है, शरीर की अन्य हिस्से हैं। याद रखेंगे ये हो गई आहार नाल, आहार नाल, नाल में नलिका, आहार नाल। और ये हो गई शरीर भित्ति या देह भित्ति, शरीर भित्ति, शरीर भित्ति। याद रखेंगे आहार नाल और शरीर भित्ति के बीच में एक खाली जगह पाया जाता है। याद रखेंगे आप लोग, आहार नाल और शरीर भित्ति या देह भित्ति के बीच में एक खाली स्थान आप लोग देख रहे हैं जो पाया जाता है, इसी को क्या कहते हैं, प्रगुहा, प्रगुहा या गुहा कहते हैं, सिलोम कहते हैं। प्रगुहा या गुहा कहा जाता है जो आहार नाल और शरीर भित्ति के बीच में पाई जाती है। इसका उद्भव किससे होता है ये जानेंगे। तो इसका उद्भव होता है भ्रूण के जो 3 स्तर आप लोग बनाए थे, भ्रूण के 3 स्तर। हम यहाँ कोशिकाओं को डिफाइन नहीं कर रहे हैं। ये हो गए वाय स्तर, ये हो गए मध्य स्तर और ये हो गए अंत स्तर। अब देखेंगे यहाँ पर वाय स्तर, मध्य स्तर और अंत स्तर। भ्रूण के वाय स्तर या वाय त्वचा हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, जो पीछे लिखे थे। इसको मध्य त्वचा कहते हैं, मध्य त्वचा, और इसको कहते हैं अंत त्वचा,
अंत त्वचा। तो याद रखेंगे, इस प्रगुहा अर्थात गुहा का विकास मध्य त्वचा से होता है। मध्य त्वचा से इस गुहा का निर्माण होता है। याद रखेंगे, जिनके मध्य त्वचा में ऐसे मध्य त्वचा में ऐसे मध्य त्वचा में ऐसे खाली स्थान पाए जाते हैं, ऐसे खाली स्थान, यही खाली स्थान मध्य त्वचा के किसका निर्माण करता है? प्रगुहा का निर्माण करता है। तो जिन प्राणियों में यह मध्य त्वचा में यह गुहा पाई जाती है, वो निर्माण किसकी करती है? तो इस प्रगुहा का निर्माण करती है। तो जिन प्राणियों में यह गुहा पाई जाती है उनको प्रगुही प्राणी कहते हैं, सिलोमेट एनिमल्स कहते हैं। और जिनमें यह गुहा नहीं पाई जाती है, अर्थात मध्य त्वचा में यह खाली स्थान जो देख रहे हैं, वेकेंट स्पेस नहीं पाई जाती, अर्थात यह वेकेंट स्पेस नहीं पाया जाएगा, खाली स्थान, तो प्रगुहा भी नहीं पाई जाएगी। तो जिन प्राणियों में प्रगुहा नहीं पाई जाती है उनको अगुही प्राणी कहते हैं, मतलब किसी प्रकार का उसमें गुहा नहीं पाई जाती है। अब कौन कौन होती है वो आगे बताएंगे आपको। जबकि कुछ ऐसे भी प्राणी होते हैं जिनमें ये जो प्रगुहा के लिए जो खाली स्थान पाया जाता है, ये प्रगुहा के लिए ये खाली स्थान ये खंडों में जगह जगह पाया जाता है, ऐसे ऐसे खंडों में पाया जाता है, मतलब बिखरा होता है ऐसे ऐसे। तो ऐसे प्राणी जिनमें ये मध्य त्वचा में जो प्रगुहा होता है वो बिखरा हुआ होता है, मतलब बिखरा हुआ या फैला हुआ होता है, उसको क्या कहते हैं? कूटगुही प्राणी कहते हैं। याद रखेंगे, कूटगुही प्राणी। तो यहाँ पर आपको कंफर्म हो गया कि कूटगुही प्राणी किसे कहते हैं? जिनमें ये गुहा क्या होती है? गुहा के लिए मेसोडर्म क्या होती है? खंडों में बिखरी होती है, उनको कहा जाता है कूटगुही प्राणी, सीडो सिलोमेट एनिमल्स कहा जाता है। तो अब इसको आप लोग डिफाइन करेंगे, कूटगुही प्राणी, अगुही प्राणी और प्रगुही प्राणी। प्राणी तीन प्रकार के, और कौन कौन से होते हैं अब उसको आप लोग नोट करेंगे। तो आप लोगों ने यहाँ देखा, प्रगुहा के आधार पर प्राणी तीन प्रकार के थे, अर्थात जो भ्रूण था, विकसित भ्रूण था, उनमें जो प्रगुहा पाई गई थी उसके अनुसार यदि जिनके भ्रूण में प्रगुहा पाई गई थी उनको प्रगुही प्राणी कहे गए थे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हो गई बाह्य त्वचा, ये हो गई बाह्य त्वचा जिसको हम लोग एक्टोडर्म कहते हैं, एक्टोडर्म। ये हो गई मध्य त्वचा, मध्य त्वचा जिसको कहा जाता है मेसोडर्म। और ये हो गई अंतः त्वचा, अंतः त्वचा एंडोडर्म। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर कि भ्रूण के तीन स्तर हैं, लेकिन मध्य स्तर में यह प्रगुहा पाई जा रही है। खाली स्थान जो देख रहे हैं इसी से प्रगुहा का निर्माण हुआ था, आहार नाल और शरीर भित्ति के बीच में, यही है जो प्रगुहा का निर्माण करता है, जिसको हम लोग प्रगुहा कहते हैं। तो ऐसे प्राणी जिनके मध्य त्वचा में मेसोडर्म में यह प्रगुहा उपस्थित होती है, पाई जाती है, उनको प्रगुही प्राणी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? प्रगुही प्राणी, प्रगुही प्राणी। तो प्रगुही प्राणी जिनमें प्रगुहा पाई जाती है, प्रगुही प्राणी हो गए। इसके एग्जाम्पल लिख लेंगे, संघ एनेलिडा से लेकर कार्डेटा तक के प्राणी। एग्जाम्पल है संघ एनेलिडा से लेकर कार्डेटा तक के प्राणी, कार्डेटा तक के
प्राणी। तो आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स, प्रगुही प्राणी कहां से कहां तक है? संघ एनेलिडा से लेकर कार्डेटा, अर्थात एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा, ये प्रगुही प्राणी होते हैं जिनके मध्य त्वचा में, भ्रूण के मध्य त्वचा में यह प्रगुहा पाई जाती है। अब देखेंगे दूसरे में, तो यहां पर आप लोगों ने देखा कि दूसरा जो बनाया गया है आपके सामने स्ट्रक्चर, ये कूटगुही का एग्जाम्पल है, क्योंकि इनके मध्य त्वचा में, ये मध्य त्वचा है तो इसमें बिखरे हुए होते हैं। प्रगुहा क्या होती है? बिखरी हुई होती है, देख रहे हैं ना, बिखरी हुई होती है, इसलिए इनको कूटगुही प्राणी कहते हैं। तो ये हो गए बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा, एक्टोडर्म, ये हो गई मध्य त्वचा, मध्य त्वचा, इसको हम कूट गुहा कहते हैं, कूट गुहा, सिलोमेट, कूट गुहा कहा जाता है इसको। और ये हो गई अंतः त्वचा, अंतः त्वचा, एंडोडर्म, ये हो गई आपकी मीजोडर्म, मीजोडर्म। तो क्लियर हुआ आप लोगों को कि जब ऐसे प्राणी जिनके मध्य त्वचा में कूट गुहा बिखरी हुई होती है, बिखरी हुई होती है, देख रहे हैं ना, उनको कूटगुही प्राणी कहते हैं। ऐसे प्राणी जिनके मध्य त्वचा में प्रगुहा बिखरी हुई होती है, उनको कूटगुही प्राणी कहते हैं। तो लिख लेंगे, ये हो गए कूटगुही प्राणी, कूटगुही प्राणी, सिलोमेट एनिमल्स। एग्जाम्पल इसके लिख लेंगे, कहां से कहां तक है? तो इनके एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, संघ किसके? तो एस्के हेलमिंथीस के जो सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं? कूटगुही होते हैं। संघ एस्के हेलमिंथीज के जो प्राणी होते हैं वो कूटगुही होते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि कूटगुही प्राणी निम्न में से कौन है? तो जो आते हैं एस्के हेलमिंथीज के अंतर्गत वो क्या होते हैं? कूटगुही प्राणी होते हैं। जबकि आते हैं थर्ड वाले स्ट्रक्चर में, देख लेंगे आप लोग, तो ऐसे प्राणी जिनके मध्य त्वचा में, ये हो गई बाह्य त्वचा, लिख देते हैं इनमें भी बाह्य त्वचा, भ्रूण की क्या हो गई? बाह्य त्वचा, जिसको हम लोग एक्टोडर्म कहते हैं, एक्टोडर्म। ये हो गई मध्य त्वचा, जिसको हम लोग मीजोडर्म कहते हैं, मीजोडर्म। और ये हो गई अंतः त्वचा, जिसको कहा जाता है एंडोडर्म। तो ऐसे प्राणी जिनके मध्य त्वचा में यह प्रगुहा अनुपस्थित होती है, नहीं पाई जाती है, मतलब प्रगुहा का अनुपस्थित होना क्या कहलाते हैं? प्राणी अगुही प्राणी कहलाते हैं, अगुही प्राणी। एसिलोमेट एनिमल्स, एसिलोमेट एनिमल्स। तो अगुही प्राणी क्या है? जिनमें प्रगुहा अनुपस्थित होती है, जिनके मध्य त्वचा में प्रगुहा नहीं पाई जाती है, उनको अगुही प्राणी कहते हैं, एसिलोमेट एनिमल्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल लिख लेंगे आप लोग। एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस के जो सदस्य होते हैं, संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो ये आप लोगों को कंफर्म हुआ
कि प्रगुहा क्या होती है, तो आहार नाल और शरीर भित्ति के बीच में जो खाली स्थान पाए जाते हैं उसको प्रगुहा कहते हैं। उसका निर्माण किससे होता है, तो मीजोडर्म से होता है। यहाँ पर प्रगुहा को दिखाया गया है, मीजोडर्म मध्य त्वचा में ये प्रगुहा पाई जाती है। तो इसी से वह प्रगुहा वहां बनती है आहार नल और शरीर भित्ति के बीच। तो इसमें प्रगुहा पाई जाती है, तो प्रगुही प्राणी कहलाए, संघ एनेलिडा से लेकर कार्डिडा तक के प्राणी। जबकि कुछ प्राणियों में यह प्रगुहा खंडों में होती है। यह जो प्रगुहा होती है खंडों में होती है, बिखरी हुई होती है मध्य त्वचा में। इनको कूटगुही प्राणी कहते हैं, इनको कूटगुहा भी कहा जाता है। ठीक है, तो कूटगुही प्राणी में यह प्रगुहा खंडों में बिखरी हुई होती है। इसके एग्जाम्पल है एस्के हेलमिंथेस के प्राणी। और ऐसे प्राणी जिनके मध्य त्वचा में यह प्रगुहा एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती है, उनको अगुही प्राणी कहते हैं, जैसे संघ प्लेटी हेलमिंथेस के सदस्य। ये हो गए प्रगुहा के आधार पर वर्गीकरण भी। वर्गीकरण का मुख्य आधार रहा है। अब आप इसमें नोट करेंगे और लिखेंगे पहला प्रगुही प्राणी। तो नोट करेंगे स्टूडेंट्स, प्रगुही प्राणी में नोट करेंगे। पहले इसमें लिख लेंगे प्रगुहा क्या होती है। तो शरीर भित्ति तथा आहार नाल के बीच गुहा की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति भी वर्गीकरण का एक प्रमुख आधार माना जाता है। लिखेंगे शरीर भित्ति एवं आहार नाल के मध्य, शरीर भित्ति तथा एवं आहार नाल के मध्य प्रगुहा की उपस्थिति या अनुपस्थिति, गुहा की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति भी वर्गीकरण का मुख्य आधार माना जाता है। तो आप लोगों ने देखा कि प्रगुहा की उपस्थिति और अनुपस्थिति भी वर्गीकरण का मुख्य आधार माना जाता है। मीजोडर्म से आच्छादित प्राणी गुहा को देह गुहा या प्रगुहा कहते हैं। मीजोडर्म से आच्छादित मध्य त्वचा, पोस्ट में लिखेंगे मीजोडर्म से आच्छादित देह गुहा को, मीजोडर्म से आच्छादित प्राणी गुहा को प्रगुहा कहते हैं। प्राणी गुहा को देह गुहा या प्रगुहा कहते हैं। देह गुहा या प्रगुहा, इंग्लिश में लिखेंगे सीलोम कहते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि प्राणी गुहा को, यहां पर देखेंगे मध्य त्वचा अर्थात मीजोडर्म से आच्छादित प्राणी गुहा को देह गुहा या प्रगुहा कहते हैं, तथा इससे
युक्त प्राणी को प्रगुही प्राणी कहते हैं तथा इससे युक्त प्राणी को प्रगुही प्राणी पोस्ट में लिखेंगे प्रगुही प्राणी सिलोमेट एनिमल्स कहते हैं। तो याद रखेंगे जिनमें यह गुहा पाई जाती है उनको प्रगुही प्राणी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल लिख लेंगे। संघ एग्जाम्पल है, संघ एनेलिडा से लेकर संघ कार्डेटा तक के प्राणी। कार्डेटा तक के प्राणी। ये रहा स्टूडेंट्स किसके बारे में, तो प्रगुही प्राणी के बारे में। दूसरा लिखेंगे नीचे से कि कुछ ऐसे भी प्राणी होते हैं, लिखेंगे कुछ प्राणियों में यह गुहा मेसोडर्म से आच्छादित नहीं होती। लिख लेंगे कुछ प्राणियों में यह गुहा मेसोडर्म से मध्य त्वचा जिसको कहते हैं मेसोडर्म से आच्छादित नहीं होती। है। मेसोडर्म से आच्छादित नहीं होती है एवं बल्कि वह त्वचा एवं अंतः त्वचा के मध्य मेसोडर्म फैली हुई एवं बिखरी हुई पाई जाती है। बल्कि वह त्वचा एवं अंतः त्वचा के मध्य अंतः त्वचा के मध्य बिखरी हुई पाई जाती हैं। जैसे आप लोगों ने चित्र में देखा था, बिखरी हुई पाई जाती है। उन्हें क्या कहते हैं, तो कूटगुही प्राणी कहते हैं। तो इन प्राणियों को क्या कहते हैं, तो ऐसे प्राणियों को कूटगुही प्राणी या सीडोसिलोमेट एनिमल्स कहते हैं, पाई जाती हैं। तो ऐसे प्राणियों को कूटगुही प्राणी या सीडोसिलोमेट एनिमल्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल लिख लेंगे आप लोग। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके एस्के हेलमिंथिस के प्राणी,
संघ एस्के हेलमिंथिस के प्राणी, संघ एस्के हेलमिंथिस के प्राणी क्या होते हैं? कुटगुई होते हैं। अगला लिखेंगे आगे कि जिन प्राणियों के शरीर भित्ति एवं आहार नाल के बीच कोई भी गुहा नहीं पाई जाती है, जिन प्राणियों में शरीर भित्ति एवं आहार नाल के मध्य गुहा नहीं पाई जाती है, गुहा नहीं पाई जाती है, कोई भी गुहा नहीं पाई जाती है। नहीं पाई जाती है। उन प्राणियों को अगुही प्राणी या एसिलोमेट एनिमल्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आपके संघ प्लेटी हेलमिंथिस के सदस्य, संघ प्लेटी हेलमिंथिस के सदस्य। तो ये आप लोगों के प्रगुहा के आधार पर जंतुओं का, प्राणियों का भी वर्गीकरण का आधार माना गया है। किस कारण माना गया आप लोगों ने स्टडी किया। फिर से बता देते हैं कि प्रगुहा क्या होती है। तो देह भित्ति और आहार नाल के मध्य गुहा प्रगुहा कहलाती है, जिसका निर्माण मध्य त्वचा से होता है। मध्य त्वचा में जो गुहा होती है उसी से होता है, उसी को प्रगुहा कहा जाता है। उनके आधार पर प्राणी 3 प्रकार के। पहले हैं प्रगुही प्राणी, ऐसे प्राणी जिनके मध्य त्वचा में प्रगुहा उपस्थित होती है, पाई जाती है। भ्रूण के मध्य त्वचा में प्रगुहा पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं? प्रगुही प्राणी कहते हैं। एग्जाम्पल है संघ एनेलिडा से लेकर कार्डिडा तक के प्राणी। जबकि दूसरा है कूटगुही प्राणी, ऐसे प्राणी जिनके मध्य त्वचा में यह गुहा बिखरी हुई पाई जाती है। यह गुहा मतलब अंतः त्वचा और मध्य त्वचा में बिखरी हुई पाई जाती है, बल्कि बाह्य त्वचा एवं अंतः त्वचा के मध्य बिखरी हुई पाई जाती है यह गुहा। ठीक है, तब उनको क्या कहते हैं? कूटगुही प्राणी कहते हैं, जैसे एस्के हेलमिंथिस के प्राणी। जबकि जिन प्राणियों में, मतलब ये बता रहे किसके बारे में? अगुही प्राणी। जिन प्राणियों में के मध्य त्वचा में यह गुहा अनुपस्थित होती है, नहीं पाई जाती है, उन प्राणियों को अगुही प्राणी कहते हैं। संघ प्लेटी हेलमिंथिस के जो सदस्य होते हैं अगुही प्राणी के एग्जाम्पल्स हैं। ये रहा स्टूडेंट्स किनके बारे में? तो ये रहा प्रगुहा के बारे में। आगे हम बताएंगे आपको कि प्राणियों को वर्गीकरण किस रूप में किया गया है। तो देखेंगे प्राणी जगत में जो वर्गीकरण का आधार माना गया था वो क्या था? तो प्राणी जगत में संगठन के स्तर था, सम्मिति था, प्रगुहा था। ये सब वर्गीकरण का मुख्य आधार था, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पर एक फ्लो चार्ट के माध्यम से वो सारे टॉपिक को समझने की कोशिश की है। देखेंगे यहाँ पर प्राणी जगत के सभी जीव बहुकोशिक होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं।
इसमें देखेंगे कि बहुकोशिकीय जीवों में जो कोशिकीय स्तर के संगठन, कोशिकीय स्तर का उनमें कोशिका पाई जाती है, ऐसे जीव जिनमें कोशिकाएं पूरी क्रियाओं को संचालित करती है उनके शरीर के अंतर्गत, उनको कोशिकीय स्तर का संगठन पाया जाता है। और वो असममित प्राणी होते हैं, किस संघ में रखे गए हैं, संघ पोरिफेरा में रखे गए हैं। जबकि यहाँ देखेंगे उत्तक स्तर के, अंग स्तर के और अंग तंत्र स्तर के जो शारीरिक संगठन वाले प्राणी होते हैं उनको भी दो भागों में बांटा गया था, एक अरीय सममित, एक द्विपार्श्व सममित। तो अरीय सममित में जो प्राणी है संघ सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा के हैं, जबकि द्विपार्श्व सममित के जो प्राणी होते हैं वो भी दो प्रकार के, तीन प्रकार के, अगुही, कूटगुही और प्रगुही। तो अगुही प्राणी प्लेटीहेल्मिन्थेस, कूटगुही प्राणी एस्केहेल्मिन्थेस और प्रगुही प्राणी एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा। ये फ्लो चार्ट के माध्यम से आप लोगों ने पूरे टॉपिक को समझने की कोशिश की है और समझ में भी आप लोगों को आ रहा होगा। तो याद रखेंगे इस तरह से जंतुओं का या प्राणियों का वर्गीकरण किया गया है। तो इस वीडियो को स्टूडेंट्स आज यहीं तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इन सारे जो 11 संघ हैं, प्राणी जगत के 11 संघ हैं, इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इनके बारे में एक एक करके अगले वीडियो से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उनके लक्षण, उनके स्ट्रक्चर, उनके उदाहरण, ये सारे टॉपिक और जो मेन उनमें पूछे जाने वाले आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस है, वो सारी चीजें वहां से आप स्टडी करना शुरू करेंगे। हाँ, इस टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चन है जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। पहला क्वेश्चन है कि कूटगुही प्राणी के एग्जाम्पल बताइए। कूटगुही प्राणी कौन है, किस संघ में रखा गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि ऐसे प्राणी जिनके भ्रूण के 2 स्तर पाए जाते हैं, ऐसे प्राणी जिनके विकसित भ्रूण के 2 स्तर पाए जाते हैं, उनको किन नामों से जाना जाता है। और तीसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि अगुही प्राणी कौन है, उनके उदाहरण देने हैं, अगुही प्राणी के उदाहरण देने हैं। इन तीनों क्वेश्चनों के आंसर कमेंट बॉक्स में देना न भूलें और जुड़े रहें एशियन ऑनलाइन क्लासेस के साथ। धन्यवाद।